हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे आप सभी बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स स्टार्ट की थी, ध्यान है ना? तो उसमें हम एक टाइप का मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, दैट इज योर E1 मैकेनिज्म। रिएक्शन अपनी क्या चल रही थी? बाय डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, एक बार 2 मिनट रिवाइज भी कर लेते हैं कि E1 में आपने क्या किया था। मैंने बताया था कि ये यूनिमोलिकुलर है, कंसंट्रेशन जो डिपेंड करेगी वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगी, बेस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है ये पॉइंट? 2 स्टेप में हो रही थी रिएक्शन। ओके, पहले क्या हो रहा था कि बॉन्ड CX बॉन्ड डिसोसिएट टू फॉर्म व्हाट? कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या था बेटा? यहां पर बेस आया, उस बेस ने क्या किया था बोलो? H पॉजिटिव छीन लिया था यहां से, ठीक है। फिर ये बॉन्ड इधर आ गया था और ये आपका एल्कीन बन गया था। तो ये हमने बेटा E1 में पढ़ा था। फिर फैक्टर्स किए थे कि बेस आपका वीक होना चाहिए, सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, रिएक्टिविटी जो थी वो टर्शरी की सबसे ज्यादा थी, फिर सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी की सबसे कम। यहां पर कार्बोकेटाइन एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा था बेटे, इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स भी हमें मिल सकते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे, नेक्स्ट मैकेनिज्म है आपका E2 मैकेनिज्म। ओके, चलिए तो लेट अस स्टार्ट योर नेक्स्ट मैकेनिज्म इज E2 मैकेनिज्म। देखो प्रोडक्ट दोनों का सेम है, दैट इज व्हाट? एल्कीन। प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द सेम, वो डिफरेंट नहीं है बेटे। अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है? हाइड्रोजन और हैलोजन। बनेगा क्या? एल्कीन ही, पर बनने के रास्ते अलग अलग हैं, कंडीशंस अलग अलग हैं। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है बेटे E2 मैकेनिज्म। E2 का मीनिंग क्या है बेटे? यहां पर शाबाश, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये है बेटे आपका E2। अब जो पॉइंट्स हमने E1 में पढ़े थे उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है बेटे? कि यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड है। कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल रेज़ टू पावर 1। ये मत भूलना बेटे, डिटेल में ऑर्डर हम 12th में करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। अब यहां पर मेरे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल कौन कौन ले रहे हैं बेटा? एक तो है आपका क्या? एल्काइल हैलाइड। दूसरा क्या है? बेस आप यूज कर रहे थे, ठीक है ना? तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्लियर हुआ? एंड रेज टू पावर 1 है। तो यहां पर रेट कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड किया गया? 2 पर। इसलिए मैंने क्या बोला इसको? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब जैसे बेटे हमने E1 में क्या बताया था कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। E1 बेटे आपका 2 स्टेप में हो रहा था, ये होगा सिंगल स्टेप में, ओनली 1 स्टेप में, ठीक है। तो इट विल टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। और मैं आपको बता चुका हूं बेटे, जो रिएक्शन आपके सिंगल स्टेप में होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? कंसर्टेड रिएक्शंस बोलते हैं। Such type of reaction which are taking place in a single step, they are called what? Concerted reactions बोला जाता है बेटे उनको। समझ गए मेरी बात? यहां पर देखो, जो बॉन्ड बनना और टूटना एक ही स्टेप में था। E1 में क्या था? पहले आपने बॉन्ड तोड़ा था, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था बेटे? आपने बॉन्ड बनाया था। पहले CX बॉन्ड तोड़ा, क्लियर है। सेकंड स्टेप में बेस ने क्या काम किया? हाइड्रोजन छीन के ले गया तो बॉन्ड बन गया। चलिए
यहां पर क्या होगा बेटे, वही एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं। फर्क क्या है, यहां पर बेस आया, उस बेस ने कहां अटैक किया, H पॉजिटिव पर। ये लीजिए, ये बॉन्ड इधर, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या बाहर निकल गया, Br नेगेटिव। क्या ये तीनों एरो समझ में आई? यहां पर बेस ने क्या लिया, H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहां से Br नेगेटिव। ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हो बेटे, आसान है। मैंने ट्रांजिशन स्टेट में क्या समझा रखा है आपको, कि जो बॉन्ड बने या जो बॉन्ड टूटे उनको डैश में दिखाते चलो। बस देखो, जैसे ये बॉन्ड टूटा है, क्लियर। अब बेस का और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा ना, तो यहां से ये और यहां से ये, क्योंकि ये बॉन्ड भी टूट रहा है, ये इसका और इसका बॉन्ड बन रहा है, और ये पाई बॉन्ड भी बन रहा है। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो फाइनली ये क्या बनी बेटे, इसको क्या बोलते हो आप, ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस इज योर फाइनली प्रोडक्ट। बताइए समझ में आया नहीं आया? अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट वही है आपका एल्कीन, तो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। क्या ये क्लियर है? इस ट्रांजिशन स्टेट में एक बात नोट करो, क्या ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आया हुआ? क्या यहां पर डबल बॉन्ड था पहले? नहीं। ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड करैक्टर, मैंने कहा है डबल बॉन्ड करैक्टर, प्योर डबल बॉन्ड तो यहां है। ये क्या कह रहे हैं हम, कि डबल बॉन्ड ने बनना शुरू कर दिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल बॉन्ड करैक्टर बोला जाता है। क्या क्लियर है? किससे रिजेंबल कर रही है, डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन में होता है। तो इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, एल्कीन से मिलती जुलती है। बात समझ में आ गई? ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट दैट विल रिजेंबल विद, बोलो, एल्कीन, दैट इज नॉट प्योर एल्कीन। ये प्योर एल्कीन नहीं है बेटे, प्योर एल्कीन तो क्या है, ये अभी बॉन्ड पूरा बना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखो। बॉन्ड तो यहां बना है, तो ये रिजेंबल विद एल्कीन है, दैट इज नॉट अ प्योर एल्कीन। पर ये बोल सकते हैं कि यहां बेटे जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन रही है, दैट विल रिजेंबल विद एल्कीन। क्या इतना क्लियर हुआ? पक्का? चलिए अब हम फैक्टर्स करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड होगी, बताओ। मैकेनिज्म क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटे बेस की। वो तो मैंने बता ही दिया कि रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज अल्काइल हाइड एज वेल एज बेस। यानी बेटे मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि यहां E2 रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, पर E1 में नहीं था। ठीक है, इसका मतलब बेटे यहां पर जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, एज वेल एज बेस की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि बेस आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग बेस लोगे उतना जल्दी वो H पॉजिटिव को छीन लेगा, उतना जल्दी आपका प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहां पर बेस क्या होना चाहिए बेटे, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। बताओ क्या ये क्लियर है? यहां पर हम बेस कौन से यूज करते हैं बेटे, लाइक अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, अल्कोहलिक NaOH आप यूज कर लो। ठीक है बेटे, या टर्शरी बुटॉक्साइड आप यूज कर सकते हो, सोडियम अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ये आप यूज कर सकते हो बेटे। तो ये सारे के सारे क्या है बेटे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो E2 के अंदर हम यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट क्यों होगा। स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मीनिंग क्या है, हैविंग वेरी हाई टेंडेंसी टू
अटैक ऑन H पॉजिटिव, उसको छीन लेगा जल्दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ है? बढ़े क्या आगे? ठीक है, तो ये तो हमारी बेस की बात रही। सेकंड है बेटे, सेकंड फैक्टर पर आते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है रेट ऑफ रिएक्शन का? सेम मैंने आपको E1 में बताया था, सेम आपका E2 में रहेगा। अल्टीमेटली बॉन्ड कौन तोड़ना है? आप कौन सा तोड़ना है? कार्बन और हेलोजन का तोड़ना है ना, वो भी टूटेगा। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना इजिली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? लिविंग ग्रुप मैंने आपको बताया था बेटे, लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या है? यहां पर I नेगेटिव सबसे जल्दी बाहर भागेगा। क्यों? ये आपका क्या है? वीक बेस, इन सब में वीकेस्ट बेस है। क्यों है वीकेस्ट बेस? इससे जो एसिड बना, नहीं आया समझ में? HI क्या था? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इससे जो I नेगेटिव बनेगा वो क्या बनेगा? वीकेस्ट बेस। फिर मैंने क्या बताया था बेटे? लिविंग ग्रुप इट मस्ट क्या होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। जितना वीक बेस होगा बेटे लिविंग ग्रुप, उतना ही वो बेटर होगा। दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? जो वीक बेस होगा। क्लियर हुआ? या दूसरी जो मैंने लैंग्वेज में बताया कि ये सबसे बॉन्ड सबसे बड़ा है, इजिली टूटेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम लगेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। क्लियर है? बोलो चले, ठीक। थर्ड फैक्टर पर आते हैं बेटे हम, सॉल्वेंट इफेक्ट। वहां E1 में क्या किया था बोलो? E1 में मैंने ये बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि वहां बेटे पहले क्या कर रहे थे आप? देखो मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, ये बॉन्ड तोड़ रहे थे आप, याद है? तो HOH HOH HOH, इसने इस पानी ने या वाटर ने इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प की थी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ E1। माइंड इट बेटे, मैं E1 बोल रहा हूं, E1 रही। अब बात चल रही किसकी? E2 की। तो E2 में कौन होगा? E2 में ये डिक्रीज कर देगा बेटे। क्यों डिक्रीज कर देगा भाई? देखो भाई, E2 में यदि मैं लेता हूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यदि आप E2 की बात करते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैट विल डिक्रीज रेट। कैसे बेटे? अभी मैंने क्या बताया था आपको कि आप बेस यूज कर रहे हो, एक स्टेप में हो रही है ना रिएक्शन। अब ये सॉल्वेंट क्या काम करेगा? उस बेस को चारों तरफ से घेर लेगा बेटे। बात समझ में आ गई? यदि आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या काम करेगा? उस बेस को चारों तरफ से घेर लेगा, पिंजरा बना लेगा। बेस फ्री नहीं हुआ, वो रिएक्शन नहीं कर पाया, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। नहीं आया समझ में? भाई बेस अपना यहां जनरली क्या ले रहे हो बेटे आप? नेगेटिव आयन नहीं है। बोलो, OH नेगेटिव है, RO नेगेटिव है, नेगेटिव आयन है आपका। तो मैंने मान लीजिए X नेगेटिव लिख दिया। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या काम करेगा बेटे? वो इस तरह इसको चारों तरफ से घेर लेगा बेटे, पिंजरा बना लेगा इसको। तो पिंजरा बना लेगा तो ये क्या होगा बेटे? बेस चुपचाप वहीं बैठ जाएगा, वो एल्काइल हैलाइड के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, वहां से H पॉजिटिव छीन ही नहीं पाएगा, रिएक्शन का रेट काफी कम हो गया। बोलो, हमने ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो उस बेस को बाउंड ना करे, उसको फ्री रहने दे। बात समझ में आ गई बेटे? तो वो हम क्या लेंगे? ए पोलर
या पहली बात हमने लेना बेटे कैसा, एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे बोलो, दैट विल टेक योर, बोलो पोलर एप्रोटिक। पोलर तो हो पर क्या हो बेटे वो प्रोटिक, सॉरी एप्रोटिक। देखिए मैंने कहा है पोलर एप्रोटिक, नेगेटिव यदि H हुआ तो इसके साथ क्या बना लेगा ये अट्रैक्शन फोर्स, और यदि ये H नहीं हुआ तो ये अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं बन पाएंगी। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर तो हो कोई दिक्कत नहीं पर एप्रोटिक हो। क्लियर, जैसे CH3CN एसिटोनाइट्राइल, कैसा क्या नाम बेटे, एसिटोनाइट्राइल, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है बेटे एक तो, यस डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO बोलते हैं, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। ये सॉल्वेंट है बेटे जो, देखो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, ये मत बोलना सर ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बात समझे? फिर एक और है बेटा डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, यस डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO। तो ये सॉल्वेंट कैसे हैं बेटे, पोलर बट एप्रोटिक सॉल्वेंट। फिर बता रहा हूं बेस हमारा जनरली नेगेटिव है, यदि सॉल्वेंट के पास हाइड्रोजन हुआ तो वो उसके साथ एक क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। क्या क्या थे बेटे, मैंने लिया RO नेगेटिव, ये लो बोलो तो क्या बना लिया इसने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा चारों तरफ से। बात समझ में आ गई? तो हमें इस बेस को फ्री रखना है, तो कौन से सॉल्वेंट लेंगे, पोलर एप्रोटिक। क्लियर हो गया सॉल्वेंट इफेक्ट बढ़िया तरीके से। चलो आगे फोर्थ, अब यहां पर क्या कोई कार्बोकैटायन बन रहा है, हाँ भाई हेयर E2 में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बेटे E1 में आपने रीअरेंजमेंट किया था या रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बने थे E1 के केस में, तो यहां पर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। रीअरेंज्ड प्रोडक्ट यहां नहीं बनेंगे क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है, तो एक तो हमारा काम आसान हो गया। बोलो जिस कार्बन के साथ Cl है उससे आगे वाले आइटम को हटाना है बस। ओके, फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक बात करेंगे। चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री बाद में करें, एक और पॉइंट रह गया बेटे। यदि हम बात करें आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड में, तो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटे टर्शरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ऐसा क्यों भाई? E1 का तो हमें समझ में आ गया था। E1 में तो बेटे ये था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी लेंगे तो प्राइमरी बनेगा। वहां तो हमें ये ऑर्डर समझ में आता था, पर E2 में भी सेम ऑर्डर है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, देखो दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटे। पहला एक बात ध्यान रखो, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट एज वेल एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या बेटे रिएक्टिव इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा बेटे। चलिए अब एक बात बताओ,
मैं अब आता हूं ट्रांजिशन स्टेट पर। यह है कोई टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है बेटा। क्या किया था बोलो, फिर ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड की ट्रांजिशन स्टेट हो गई, सहमत हो? ठीक। सेकेंडरी की करनी हो तो यहां CH3 कर देता हूं बेटे, यहां H देखना एक बार, बता भी देना समझ में आया नहीं आया। ये सेकेंडरी है, क्यों? कार्बन अटैच विद सॉरी हैलोजन अटैच विद टर्शरी कार्बन, हैलोजन अटैच विद ये सेकेंडरी कार्बन है, और इसी कार्बन को मैंने अब क्या बना दिया, प्राइमरी बना दिया। बोलो क्लियर है इतना? और यहां पर क्या लगा दो, डैश। अब आप थोड़ी देर के लिए इनको एल्कीन मान लो। क्या मान लो? एल्कीन, ठीक है। कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अब ये मान लो कि ये क्या बन गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, ये मान के चलना है। यहां पर और यहां पर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? बोलो। 6। यहां पर बोलो, यहां पर तो हेयर देर आर प्रेजेंट 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ट्रांजिशन स्टेट सबसे स्टेबल हुई, ये से कम स्टेबल बेटे, और प्राइमरी वाली सबसे कम स्टेबल। हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। समझ में आया? तो फर्स्ट रीजन बेटे मैंने क्या दिया आपको, टर्शरी अल्काइल हैलाइड से मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। एग्री हो? समझ में आ गया? सेकंड एक और रीजन मैं आपको देता हूं बेटे, सुनो। अब मान लीजिए यही आपका बेटे सेकेंडरी टर्शरी वाले हैं, ये एक्स है बेटे। एक मिनट को दोबारा करते हैं बेटा। ये है प्राइमरी, ठीक है, ये सेकेंडरी ले लिया, और ये है टर्शरी। एक बात ध्यान से समझो, 12th में आपकी बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आएंगी, 11th में तो नहीं है, 12th यानी नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम एल्काइल हैलाइड का, वहां पर आएंगी। इस चैप्टर में आपकी मेनली एलिमिनेशन हो जाएंगी, ठीक है, एलिमिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी बेटे। फिर करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी आएगी इसमें, और फ्री रेडिकल एडिशन भी आ जाएंगी। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगी। टोटल 5 मैकेनिज्म यहां पर हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, 2 बचेंगे बस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो 12th में, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, बेस और न्यूक्लियो, देखो ये कोई नेगेटिव चीज है। अब बेस में और न्यूक्लियोफाइल में फर्क क्या है बेटे? बेस अटैक करता है हाइड्रोजन पर और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर, है दोनों नेगेटिव ही। समझना बेटे ध्यान से, बेस भी नेगेटिव चीज है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चीज है। फर्क है उनका अटैक करने पर कि वो अटैक कहां करेंगे। तो बेस अटैक करता है बेटे हाइड्रोजन पर और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर। इतना क्लियर? मुझे एक बात बताओ, यहां ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये है टर्शरी अल्काइल हैलाइड।
जब आपने बेस स्ट्रॉन्ग ले रखा है बेटे, यहां से ये एक्स नेगेटिव चांस है यहां पर अटैक कर सकता है, चलो इसको वाई मान लो फिलहाल, ठीक है, यहां एक्स ले रखा तो इसको वाई मान लो। ये वाई नेगेटिव चांस नहीं है बेटे इस कार्बन पर भी अटैक कर दे और क्या बाहर भाग जाए, एक्स नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोर पार्टिकुलरली इसको SN12 बोला जाता है बेटे। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, 2 मतलब बाइमोलिकुलर, जो आप E2 पढ़ रहे हो। यहां भी तो क्या अटैक हुआ, बॉन्ड टूट गया, ठीक है बेटे। इस Y नेगेटिव को यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और यहां तो और प्रॉब्लम होगी, क्यों, स्टीरिक हिंड्रेंस है, यहां पर क्राउडेड ग्रुप आ गए, बड़े ग्रुप आ गए, तो ये अब यहां पर अटैक नहीं करेगा, यहां भी मुश्किल है, यहां इजिली कर सकता है बेटे, बात समझे ना। तो प्राइमरी के केस में कंपटीशन हो जाएगा, क्या कि ये प्रोडक्ट भी बन सकता है और क्या बन सकता है बेटे, ये जो Y नेगेटिव था वो इस पर भी तो अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, एल्कीन। तो प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है, ये है एलिमिनेशन प्रोडक्ट और ये कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो प्राइमरी में जो नेगेटिव चीज है वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकती है। यदि उसने इस कार्बन पर अटैक कर दिया तो ये एक्स नेगेटिव बाहर चला गया, प्रोडक्ट बना ये, तो मिक्स प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको। इसमें प्रोबेबिलिटी कम, इसमें तो सबसे कम। यानी यदि मैं तुम्हें कहूं एलिमिनेशन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चांस किस में मिलेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट, क्या ये यहां पर अटैक कर पा रहा है, नहीं, तो ये क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहां नहीं मिलेगा। अब ये Y नेगेटिव सिर्फ कहां अटैक करेगा, इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, बोलो, एल्कीन। तो ये सिर्फ क्या बनाएगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, बोलो। तो टुवर्ड्स एलिमिनेशन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में तो बेटे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिल रहा है और एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिल रहा है। बात समझ में आ गई, चले आगे, ठीक। नेक्स्ट है बेटे, अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री करते हैं और फिर क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन E2 रिएक्शन। क्या कहता है बेटा, जो ट्रांजिशन स्टेट जो हमने बनाई थी, ठीक है, ये H टूट रहा था, ये बॉन्ड बन रहा था और ये बॉन्ड टूट रहा था, तभी तो एल्कीन बना था बेटे, नहीं समझे। यहां से H पॉजिटिव गया, यहां से X नेगेटिव गया और यहां पर बॉन्ड ये बन गया। क्या कहते हैं बेटे ये कि इन E2 एलिमिनेशन ये जो 4 ग्रुप है ना, ये बेटा ये आपके कोप्लेनर होने चाहिए। अब कोप्लेनर का मतलब ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, ये कह रहे हैं बेटे। अब एक प्लेन में यदि हम इनको रखते हैं बेटा, तो बच्चों 2 पॉसिबिलिटी होगी मेरे पास। एक तो क्या है, सिन कोप्लेनर। सिन कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ भाई, देखो H कार्बन कार्बन, जब H और X क्या आ जाए, बोलो, सेम साइड हो, H और X सेम साइड हो, तो क्या बोलोगे, सिन
कोप्लेनर। एंटी कोप्लेनर बोलो बेटे, जब ये H और ये X क्या हो, अपोजिट साइड हो। देखो है तो ये सारे के सारे कोप्लेनर, फर्क क्या है, यहां पर H और X सेम, यहां पर H और X अपोजिट। क्लियर? जैसे बेटे आप ऐसे समझने की कोशिश करें बेटा, ये है आपका क्लोरीन और ये वो हाइड्रोजन है जो आप निकाल रहे हो, ये चार है अलग अलग ग्रुप, ये और कोई ग्रुप। अब यदि ये क्लोरीन और हाइड्रोजन सेम साइड हुए, बेस आएगा किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन एटम पर, और उसी साइड कौन है ये, बोलो हैलोजन। ये भी क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या बेस को इजीली आने देगा, क्या करेगा उसको, वो रिपेल कर देगा। नहीं आया समझ में? तो बेटे सिन के केस में रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। बोलो। अब मैंने इसको कर दिया इस तरह, Cl ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। अब बेस क्या करेगा, आएगा यहां अटैक किया, क्या क्लोरीन है इधर, नहीं। अब बेस अपना काम आराम से करेगा, यहां से किसको छीन लेगा, हाइड्रोजन को, फिर क्या बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, हाइड्रोजन और हैलोजन ये आपके बेटा एक दूसरे से अपोजिट में होने चाहिए। ये है आपकी E2 का मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है। यदि ये याद हो गया तो ही आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। मैंने क्या कहा, ये समझ में आ गया आपको? हैलोजन एंड दिस हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, अपोजिट। देखो है तो एक ही प्लेन में बेटा, ये भी देखो ना, इधर एक प्लेन में नहीं आगे, समझे? अब भी एक प्लेन में थे, पर क्लोरीन एटम क्या आ गया, सेम साइड। बेस आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, क्लोरीन रिपेल कर देगा, इजिली अटैक नहीं करने देगा। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलो। तो प्रेफर कंडीशन क्या चाहिए मुझे, एंटी एलिमिनेशन चाहिए। क्लियर? करें क्वेश्चन सॉल्व अब? चलो पहले ही बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में शॉर्टकट बता दूंगा कि 1 सेकंड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं बेटा कि ठीक है सर हम तो लास्ट वाला पढ़ लेंगे, समझना तो है। ठीक है ना? चलो जैसे क्वेश्चन दे रखा है बेटे, आ जाओ 5-7 क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हें। ठीक, CH3 BRH PH कौन है बेटा, फिनाइल। इसका मुझे एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, टेंशन मत लेना, बड़ा आसान है। देखो फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, CH3 BRPH। क्लियर बेटे? ठीक है, अब ऐसे ही लिखेंगे ना, बोलो। इधर H इधर PH, यहां तो H और Br क्या हो गए, क्या ये ऐसे बनाओगे प्रोडक्ट? क्या बताया था मैंने, अपोजिट। इसको कहां लेके आओगे, इधर रोटेशन दे दो, तो बैक को रोटेशन दो, फ्रंट वाले को यू का यू लिखो और बैक को बेटे 180 रोटेशन। इस H को मुझे इस Br के अपोजिट में लेके आना है, H इधर, ये PH इधर, और बेटा ये CH3। मुझे ये बताओ क्या ये समझ में आया? जो बैक कार्बन था उसकी रोटेशन कर दी 180 डिग्री। यहां तक तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं, हो गया आसान। बस अब कौन आया, बेस कहां अटैक करेगा, क्या इसके साइड Br है, आराम से अटैक कर लेगा। बस हमें यही कहानी चाहिए थी।
बॉन्ड टूटा, ये यहां पर, और माइनस Br नेगेटिव। अब सुनो, इस H को भूल जाओ और Br को भूल जाओ, आसान है बेटे। देखो ऐसे नहीं है, ये पीएच और ये CH3, कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, देखते जाओ। और ये CH3 इधर और ये पीएच इधर, बताओ भाई क्या कर लिया मैंने, H को हटा दिया और Br को हटा दिया, जो बच गया बस वही तो लिखा है। क्लियर हुआ बेटे, पक्का? अब ये क्या है, कार्बन, ये पीछे वाला भी क्या है, कार्बन। देखो पहले यहां CH3 अपोजिट, पीएच और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा बन चुका है, डबल बॉन्ड। तो व्हाट इज आंसर, पीएच CH3 नहीं आया समझ में? बस बेटे यही चाहिए हमें, ये क्वेश्चन आएंगे बड़े आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जैसे ये दिया हुआ है ऐसे कर लेते हैं, यदि यही दे दें CH3 यहां पर पीएच, यहां पर H, पीएच और Br। यहां ध्यान दो, कैसी एल्कीन बनी है मेरी, ट्रांस, यानी इसकी जब आप एलिमिनेशन करोगे तो आंसर विल बी ट्रांस प्रोडक्ट। एनी डाउट? ऐसे ही इसको सोल्व करो, कर पाओगे? करके दिखाओ, शाबाश, डू फास्ट। करो बेटा करो, शाबाश। करके देखो बेटे। चलो फिर कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप अभी करके देखिए, मेरे साथ साथ करेंगे बेटे, ठीक है ना? कीजिए, जल्दी कीजिए, शाबाश। नहीं आया समझ में? करो करो करो। ध्यान ये रखना है आपको, H को और Br को अपोजिट में लेके आना है, चाहे 180 डिग्री घुमाओ, चाहे 60 घुमाओ, चाहे 120 घुमाओ, वो कोई इशू नहीं है। ये नहीं है कि बेटे हर बार आपको 180 घुमाना है, ऐसा नहीं है बेटे। करके देखो इस क्वेश्चन को, शाबाश। करे? देखिए ऐसा लिखो पहले, CH3 Br पीएच, इधर क्या है पीएच, इधर क्या है H, और यहां क्या है CH3। मुझे क्या चाहिए, ये H और ये Br एक दूसरे के, इस H को मैं यहां लेके आऊंगा ना, इस, अब कैसे बेटे, इसको यहां लेकर आओगे तो ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, नहीं समझे? 60 डिग्री की रोटेशन देनी है। तो अब हेयर Br पीएच पीएच CH3 और यहां पर H। अब क्या होगा बेटे, बेस आएगा, यहां से इसे H को छीन लेगा, यहां से कौन बाहर भाग गया, Br। क्या पीएच और पीएच अपोजिट हैं, सेम साइड है, तो कैसी एल्कीन बनेगी, तो प्रोडक्ट इज सिस एल्कीन। ये आपको ध्यान देना है। बोलो समझ में आया बेटे? एनी डाउट? शॉर्टकट पर आ जाएं।
पक्का? आ जाओ। फिशर में एच और बी आर क्या थे? बोलो। फिशर में सेम साइड, तो प्रोडक्ट देखो ट्रांस मिलेगा। एच और बी आर क्या है? सेम साइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस। यदि एच और बी आर क्या है? अपोजिट, तो प्रोडक्ट बनेगा सिस। ये कुछ भी जरूरत नहीं है करके देखने की बेटा। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या ध्यान दोगे? समझ में आ गया मैंने क्या बताया है आपको? एच और बी आर यदि सेम साइड हैं तो आंसर ट्रांस, अपोजिट है तो आंसर सिस। दैट्स ऑल। ओके, अब एक क्वेश्चन दो। जैसे बेटे ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, आपसे पूछ लेते इसका CH3PH HCH3Cl PH, तो इसका क्या बनता है बेटे? अब आप कहोगे सर ये तो अपोजिट है, तो क्या मिलेगी? सिस एल्कीन। पर ध्यान से देखो ना, ये पीएच सेम है, क्या ऊपर नीचे ग्रुप सेम है? कंडीशन ये भी तो चाहिए मुझे। बात समझे? इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह। देखो मैं पीएच को यहां ले आऊं, ओके, और सीएच ऊपर नीचे सेम ग्रुप ले आओ, बस ऊपर नीचे सेम ग्रुप। ये आपने एक एक्सचेंज किया, और उसमें आइसोमेरिज्म में मैंने एक बात पढ़ाई थी आपको, यदि आप ध्यान हो तो, इवन चेंज करते हो तो मॉलिक्यूल सेम रहता है, ऑड चेंज करोगे तो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएगा। ये आपने सिर्फ एक चेंज किया, यानी आपको एक और करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ऊपर पीएच, नीचे पीएच, यहां कौन आ गया? HCl CH3। अब देखो ऊपर नीचे सेम होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे क्या हो? सेम। अब देखो ये सेम साइड आ गया, क्या बनेगा प्रोडक्ट? ट्रांस। समझ गए? इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही था, क्या? ट्रांस। क्लियर हुआ? और करें क्वेश्चंस? चलो चलिए बेटे, अब इसके अंदर करते हैं क्वेश्चन। जैसे ये दे दिया है HCl CH3H, ये बेटे, या मैंने यहां दे दिया D। लो D क्या है? ड्यूटेरियम। बेटे क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैंने क्या बताया था? H और Cl क्या होने चाहिए? एंटी। ये Cl और ये H एंटी है नहीं है? बोलो। ये किससे दिखा रखा है? डैश से, और ये वेज से। बात समझ में आ गई? तो क्या करोगे? H को निकाल दो, बॉन्ड इधर Cl। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ है? तो एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। क्या ये H और ये Cl नहीं निकल सकते? ये भी तो निकल सकता है भाई। ये H और ये Cl, इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट? दिस वन, और यहां D रहेगा। बोलो बेटे। मेजर क्या गिनने हैं? इसमें कितने हैं? 4। 1 2 3 4 5 6 7। हर बार गलती करते हो अल्फाइड गिनने में। डबल बॉन्ड के साथ देख लो कितने कार्बन है? 1 2 3, 2 2 4 और 3 7। यहां कितने हैं?
डबल बॉन्ड के साथ एक तो कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, इसके साथ पास कितने हाइड्रोजन है? दो। इसके पास है 1 टोटल। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन भी? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूं बेटे। यदि यहां पर डी होता तो डी ही निकलता बाहर, एच नहीं, क्योंकि डी और सीएल क्या है? एक दूसरे के एंटी हैं। एच और सीएल तो क्या एक दूसरे के सेम साइड है। नहीं आया समझ में? ओके, अब इसका यदि मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूं, ये निकाल के, ओके, ये निकाल कर ये निकालना है। अब एक और बात पूछ लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं पूरे को। ये दोनों आ गए समझ में? अब तुमसे एक बात ये पूछ लें, ये लो भाई, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। यदि आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हो, दोनों स्टेप एक ही है। यदि ये एच निकाला और ये सीएल निकाला तो ये बना प्रोडक्ट। ये डी निकाला और ये सी निकाला, सीएल निकाला तो प्रोडक्ट ये बना। बोलो, साइक्लोहेक्सेन ये है, साइक्लोहेक्सेन ये है। जल्दी बाहर कौन निकलेगा? बेस को यहां किसको छीनना है? यहां बेस को कौन छीनना है? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सी डी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सी एच माइंडेड। क्लियर है? ओके, तो बेटा ये आपका, यानी इस एच को यदि मैं हटाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, इसको हटाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। कर पाएंगे? ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए और करते हैं क्वेश्चन। ये बताओ, यहां क्या होगा? सबसे पहला काम, ध्यान देना, मैंने बार बार बोल रहा हूं, एंटी एंटी है, एंटी है तो इसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ गई? इस चीज का आप ध्यान दें बेटे। क्लियर हुआ? ऐसे हो जाता कि यहां पर क्या होता H और यहां पर क्या होता CH3, तो ये H बाहर निकलता, क्योंकि अब ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोज। तो यहां बॉन्ड आता है। ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखने बेटा E2 में। बोलो, ठीक है। चलो, जितनी ज्यादा एंटी पोजीशन की पॉसिबिलिटीज होंगी, रेट ऑफ फ्रिक्शन उतना फास्ट होगा या स्लो होगा? फास्ट। जैसे क्वेश्चन दे दिया, Br H CH3 H CH3, आपसे ये पूछ लें बेटे, Br और H CH3 H, रेट ऑफ फ्रिक्शन फास्ट किस में होगा? सेकंड में। यहां पर सिर्फ ओनली देयर इज वन पॉसिबिलिटी, यहां पर टू पॉसिबिलिटी। तो जितनी ज्यादा बेटे एंटी पोजीशन मिलेंगी हमें, रेट ऑफ फ्रिक्शन उतना ही फास्ट होगा। एनी डाउट? सो इट विल रिएक्ट फास्टर। बोलो, चले और क्वेश्चन करोगे? अब आपसे पूछ ले, मान लो ये है बेटे डी Cl H CH3, क्या ये H निकलेगा? डबल बॉन्ड कहां आएगा? इधर। ये D निकलेगा, ये तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या आ गए? सेम साइड। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर आएगा बॉन्ड। बोलो, एंड माइनस क्या आएगा? DCl, नॉट माइनस HCl। बोलो, क्लियर है?
चलो अच्छा बेटे, चलो करके दिखाओ। इसमें कौन कौन से प्रोटॉन बनेंगे, कौन सा मेजर कौन सा माइनर? बोलो। क्या ध्यान देना बेटे ऐसे क्वेश्चन में, जिस कार्बन पर Cl है उससे अगला हाइड्रोजन हटाना है। बोलो। क्या यहां पर H है? तो यहां पर H एक प्रोडक्ट क्या ये बन सकता है? बोलो। क्या यहां पर हाइड्रोजन है? तो एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। कौन सा मेजर, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन? फिर मिस्टेक करोगे 101%। इसमें बताओ कितने हैं? फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। बोलो। फर्स्ट में 4, 3 इसके पास और एक इसके पास। इसमें बोलो 8। तो यहां 4 है बेटा और यहां पर 8, तो डेट विल बी योर मेजर। चले आगे। ओके बेटा, चलो आप अब एक काम करो, इसका मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाओ इसका। चलो शाबाश, जल्दी डू फास्ट। विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट? शाबाश बेटे, डू फास्ट, यू कैन डू। ओके ठीक है बेटे, तो सभी का देखो क्या पॉसिबिलिटी है, ये H ये Br या ये H ये Br। तो एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, मेजर इज दिस ड्यू टू रेजोनेंस। ओके अच्छा, यदि आपसे पूछ ले, चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर फ्री करूं तुम्हें। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ लिया आपसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चलो बताओ एक बार, इस Br को यहां लिख लो, कोई एक ही बात है। किसकी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ क्या होगा? 2 1 3 सबसे ज्यादा तो सेकंड, फिर फर्स्ट उसमें रीजन, उसमें कम रेजोनेंस है सेकंड से। हाँ? फर्स्ट में सेकंड से कम रेजोनेंस होगी। क्या करोगे? प्रोडक्ट बनाओ, HBr निकाला बाहर, तो बेटे फर्स्ट का ये प्रोडक्ट, सेकंड में निकालो बाहर सेकंड का ये प्रोडक्ट, थर्ड में ये प्रोडक्ट। बेंजीन मोस्ट स्टेबल, तो इसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। तो आंसर इज सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। बोलो ठीक है। चलो एक और करके दिखाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये। OTS क्या था बताओ?
भाई कल आपको कराया नहीं था मैंने, जो लिविंग ग्रुप, यदि आपको ध्यान हो, एल्काइल टोसाइलेट OTS, बोलो। अरे बेटे RO, ये लिविंग ग्रुप है आपका OTS, ठीक है। चलो कंफ्यूज मत हो जाओ, लो अब तो कर लोगे। अब बताओ, चलो ये तुमने वैसे लिख दिया था। अब क्या ये H निकल पाएगा? यहां पर तो है H, तो कौन सा H निकलेगा? ये H और ये Br, दैट इज, ध्यान से देखो एक बार, यदि मैं ये H निकालता 1%, यदि मैं ये निकाल लूं तो प्रोडक्ट बनता बेटा, ये बनता ना, स्टेबिलिटी तो उसकी ज्यादा है, बोलो। 3, 2 5 और 2 7, पर बनेगा ये कम अमाउंट में, क्यों? H और Br क्या है? सेम साइड, बेस यहां इजली नहीं पहुंच पाएगा, बेस तो यहीं आएगा, तो ये मेजर है बेटा, ध्यान रखना। तो बेटा कई बार जो लेस स्टेबल है वो भी मेजर बन जाता है, जरूरी नहीं है। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? ये पक्का ना, क्लियर? तो ओके, तो ठीक है बेटे, आज का लेक्चर बेटे यहीं तक। E2 एलिमिनेशन कंप्लीट। कल हम करेंगे बेटे हॉफमैन एलिमिनेशन एंड E1 CB मैकेनिज्म, ये अपने कल 2 टॉपिक रहेंगे। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। पढ़ाई बेटा अपनी अच्छी तरह करो, स्कूल का बेटे कुछ नहीं कह सकते कि कब खुलेंगे, तो यही है अब हमारे पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन पढ़ाई, ठीक है ना बेटा। तो डू योर बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।